नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मध्य पाषाण काल का संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में चीनी यात्रियों के विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत हैं उसके रूप में जो चीनी यात्री हैं उनका क्या करना है, विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे, मुख्य कारण के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधवों की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो सैंधव है, सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय आपको देना है कि सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में बौद्ध धर्म अशोक की अहिंसा नीति की क्या भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन के रूप में बौद्ध धर्म जो कि अशोक की अहिंसा नीति थी उसकी क्या भूमिका थी, उसको दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत कौशल से हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो अजात शत्रु है उसके साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जो कौशल से युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में आर्यावर्त या उत्तरापथ के प्रथम आक्रमण में पराजित शासकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो समुद्रगुप्त की विजय है उसके संदर्भ में आर्यावर्त या उत्तरापथ के प्रथम आक्रमण में जो पराजित शासक है उनका क्या करना है, उल्लेख करना है। यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त के साथ में जो भी युद्ध हुआ था उसमें जो भी शासक पराजित हुए थे, यहाँ पर दोस्तों पराजित शासकों का क्या करना है, उल्लेख करना है, जो दोस्तों उत्तरापथ में प्रथम आक्रमण हुआ था उसके अंदर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार शासक मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो परमार शासक मुंज है उसकी उपलब्धियों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था, टिप्पणी कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था, जो चाहमान वंश का महानतम शासक था, इसके ऊपर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है कि विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था कि नहीं था, इसके ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो सामंतवाद है हर्ष काल में क्या करना है, सामंतवाद के उद्भव पर आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। यानी कि अरब आक्रमण कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है और यहाँ पे दोस्तों अरब आक्रमण का क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए।
यानी कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की क्या दशा थी, राजनीतिक दशा क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसके रूप में जो स्मारक हैं उसके महत्व का स्पष्ट करना है। यानी कि जो स्मारक है उसका क्या महत्व है उसको आपको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख एवं सिक्कों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसके अंतर्गत क्या करना है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख एवं सिक्कों का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो शिलालेख और जो सिक्का है उसका मूल्यांकन करना है आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18वां क्वेश्चन, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन कीजिए। यानी कि जो ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं थी उसके बारे में आपको बताना है और सभा एवं समिति का वर्णन करना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, यानी कि अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके साक्ष्यों के महत्व का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार के काल से नंदों के युग तक मगध साम्राज्य के विस्तार का निरूपण कीजिए। यानी कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार के काल से लेकर नंदों के युग तक मगध साम्राज्य के विस्तार का क्या करना है, निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने जब सिंहासन प्राप्त किया उन परिस्थितियों का वर्णन करना है जब वो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा था, यानी कि राजा बना था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अशोक है, अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ उसके उत्तरदायी कारणों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसके शासन काल तक जो भी गुप्त थे, गुप्तों के उदय का विवरण आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। यानी कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की विजयों का आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हर्ष है उसकी जो विजय है उसका क्या करना है, आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख करना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारत है, भारत में जो अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ था उसकी यहाँ पे क्या करना है, विवेचना करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।